भारत ने 12 न्यूक्लियर वॉरहेड्स को रेडी टू गो टाइप मामला है एकदम, कि बटन दबा और परमाणु गया। असली ताकत बम फोड़ने में नहीं होती है या बम फाड़ने में नहीं होती है। असली ताकत होती है दुश्मन के झुकाने में या फिर दुश्मन की फाड़ने में। 170 परमाणु बम रखने के बावजूद अगर आप आटे की भीख मांग रहे हो तो उससे अच्छा 190 रखना है और दुश्मन के लिए अपनी एक्टिव डिटरेंस पॉलिसी बना के रखना है। परमाणु हमले का जवाब देने में 1 दिन या 1 घंटा लगता, अभी सिर्फ 1 मिनट लगेगा। लेकिन एक इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट का ये आना ऐसे में जब आमतौर पर पाकिस्तान के वॉरहेड्स की संख्या हमसे ज्यादा होती थी। इस बार हमारे वॉरहेड की संख्या ज्यादा है। ये तो डिटेक्ट भी नहीं होंगे, ये तो पता भी नहीं लगेगा कि आईएनएस अरिहंत ने कहां से फायर कर दिया। इंडो पैसिफिक में कहीं से भी किस कोने से अरिहंत मारेगा तो उनको अंदाजा नहीं होगा। हमारे डिफेंस मिनिस्टर ने बड़ा क्लियर बोला था कि भारत अपने न्यूक्लियर वेपन्स को कब कहां कैसे यूज करेगा वो कर सकता है, लेकिन उसमें ऐसा नहीं है कि इंडिया फर्स्ट यूज नहीं करेगा। अगर इंडिया को जरूरत लगती है तो इंडिया उसको फर्स्ट यूज भी कर सकता है। वो उन्होंने बड़ा क्लियर बोला था। चाइना के 14-15 शहर हैं, बस 14 या 15 शहर है और हमारे पास 12 मिसाइल्स बिल्कुल रेडी हैं। आप इसका मतलब समझिए। हम इन वेपन्स को जब दिल करेगा तब इनको वॉरहेड के ऊपर लगाएंगे और जब हमें लगेगा कि आप हमारे खिलाफ कुछ कर रहे हैं, हम इनको यूटिलाइज और यूज करेंगे अपने देश के लिए। वो क्या बोलते थे, साथ ही हमें भी कुछ खाने के लिए दे दो। वो ऐसे मांगते थे पाकिस्तानी हमसे। ये मैं आपको ऑन ग्राउंड बातें बता रहा हूँ, तो यहाँ से पता चलता है हमें कि पाकिस्तान कहाँ और किस कौड़ी का है। वो एक्चुअल में 2 कौड़ी का भी नहीं है। तो जो आप नहीं कह रहे हैं कि क्या भारत एक बड़ी तैयारी कर रहा है, बड़ी युद्ध की तैयारी, या फिर एक ऐसा भविष्य जो भारत के पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट को या फिर जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं उनको दिखाई दे रहा है? इंडिया को हर तरह की तैयारी करने की जरूरत है। पता नहीं कब शुभ मुहूर्त आ जाए। जिस दिन शुभ मुहूर्त आएगा हमारी ज़मीनें हमारे पास वापस आ जाए और इंडिया को जैसे ही उनके जो फोर्सेस हैं उनको कोई ग्रीन सिग्नल मिलेगा वो पाकिस्तान के ऊपर छोड़ देंगे। तो आज के टाइम में पाकिस्तान कहीं स्टैंड नहीं करता। उन्होंने खुद बोला है। उन्होंने बोला था कि इंडियन फौजें जब भी हमारे बॉर्डर के अंदर आ जाएंगी, वो हमारी तरफ एग्रेसिवली आगे बढ़ रही होंगी, तो हम अपने कुछ एरियो में अपने छोटे पहिया किलो वाले जो वो हैं पहिया भर के न्यूक्लियर वेपन हैं उनको फोड़ देंगे और वो आगे कुछ नहीं कर पाएंगे और हमने अपनी जमीन पर फोड़े हैं। दर्शकों नमस्कार, आप देख रहे हैं डीएनपी इंडिया। मैं हूं प्रकाश ललित और आज हमारे साथ फिर से हैं लेफ्टिनेंट कर्नल विकास गुर्जर सर। सर बहुत बहुत शुक्रिया और जय हिंद हमारे साथ जुड़ने के लिए। जय हिंद, जय भारत प्रकाश जी। विकास सर, खबर तो ऐसी है कि मतलब दुश्मनों को क्या ख्याल आ रहा होगा मुझे नहीं पता। भारत ने कहा, पहली पूर्ववर्ती सरकारों ने कहा कि हम न्यूक्लियर के मामले में, परमाणु हथियारों के मामले में नो फर्स्ट यूज की पॉलिसी पर चलते हैं। सिप्री, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च फाउंडेशन की एक वो आई है सर, रिपोर्ट आई है। वो हर साल रिपोर्ट आती है, लेकिन विकास सर इस बार जो रिपोर्ट में कहा गया है वो ये कि भारत ने 12 न्यूक्लियर वॉरहेड्स को रेडी टू गो टाइप मामला है एकदम, कि बटन दबा और परमाणु गया वैसा। आमतौर पर सामान्य भाषा में आप मुझे करेक्ट करिएगा, ये समझते हैं हम तो कि भाई आपका वॉरहेड अलग होता है, उसका जो वेसल है वो अलग होता है, आप उसको असेंबल करते हैं और ये पूरा प्रोसेस है न्यूक्लियर अटैक का। हमने ऑलरेडी तैयार किया हुआ है और ये रिपोर्ट में पब्लिक हो रहा है कि भारत 12 वॉरहेड्स को पहली बार इतिहास में आफ्टर ऑपरेशन सिंदूर के करीब 1 साल हुए हैं और उसके बाद ये रिपोर्ट आ रही है। भारत ने क्या कुछ बदल दिया है? और इस जो खबर है जो हम बता रहे हैं दर्शकों को, हमने हमारे चैनल पर ऑलरेडी एक एक्सप्लेनर भी किया है सर। इसका मतलब क्या है? आप एज अ डिफेंस एनालिस्ट इसको कैसे देखते हैं? तब जब हमने बार बार कहा कि हम गांधी के देश हैं, हम गांधी के देश हैं, हम गांधी के देश हैं। सर ओवर टू यू। प्रकाश जी, पहले तो मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि सिप्री की रिपोर्ट पे आने से पहले असली ताकत बम फोड़ने में नहीं होती है या बम फाड़ने में नहीं होती है। असली ताकत होती है दुश्मन के
झुकाने में या फिर दुश्मन की फाड़ने में। देखो सिंपल सी बात है, मैं बड़ा स्ट्रेट बोलूंगा, असली ताकत बम फोड़ने में नहीं होती है, बम फाड़ने में नहीं होती है, दुश्मन की फाड़ने में होती है। और आज जो इंडिया ने किया है, ये इंडिया का मास्टर स्ट्रोक है। जो एक खबर आ रही है, ये बहुत अच्छी खबर है एक्चुअल में। इंडिया अभी जो बोलते हैं ना हमारा ऑफेंसिव डिफेंस, हम एक्चुअल में अपने जो ऑफेंसिव डिफेंस की रणनीति है उस पर बिल्कुल परफेक्ट और बिल्कुल सही तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। देखिए हमारे पास एक बोलते हैं ना, संख्या संख्या कम या ज्यादा होने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। सबसे बड़ी चीज है कि आपने अपने वेपन्स को किस तरह से प्लेस किया है, आप उनको किस तरह से यूटिलाइज करोगे। आपने एक चीज सुनी होगी कि भारत का पिछले साल तक 180 के आसपास हमारे जो वॉरहेड्स थे, टोटल हमारे पास जो परमाणु वेपन्स थे वो टोटल 180 के आसपास थे। अब वो 190 को क्रॉस पाकिस्तान कर का गया। हमसे ज्यादा हुआ करता था, पाकिस्तान का हमसे ज्यादा पाकिस्तान हुआ का करता एक था। वक्त हमसे ज्यादा होता था, लेकिन अब एक चीज बताइए, 170 परमाणु बम रखने के बावजूद अगर आप आटे की भीख मांग रहे हो, तो उससे अच्छा 190 रखना है और दुश्मन के लिए अपनी एक्टिव डिटरेंस पॉलिसी बना के रखना है। 190 परमाणु बम भी वही काम करते हैं जो 180 करेंगे। लेकिन भारत ने जो खेल बदला है, जो मास्टर मास्टर स्ट्रोक खेला है, वो है सबसे बड़ा। देखिए आज से पहले पूरी दुनिया में 3 देश थे या 4 देश थे जो सिर्फ नभ, जल और थल पे अपने परमाणु कैपेबिलिटी रखते थे। 2018 में न्यूक्लियर भारत ट्राइड। ने वो कैपेबिलिटी हासिल कर ली, आईएनएस अरिहंत और अरिघात को शामिल करके, कि हमारे पास न्यूक्लियर पावर सबमरीन थी और वो सबमरीन से हम जब चाहें तब लॉन्च कर सकते थे। लेकिन वो उस वक्त हमने कैनिस्ट्राइज नहीं किए हुए थे। कैनिस्ट्राइज बोले तो हमने उसको एक्टिव वॉरहेड के ऊपर नहीं डाला हुआ था, हमने वॉरहेड को अलग रखा हुआ था और अपने जो वेपन्स थे, परमाणु वेपन्स थे, जो हमारा आर्सेनल था, उसको अलग रखा हुआ था। दोनों को अलग अलग जगह पे रखा है, लेकिन अब हमने दोनों को मर्ज कर दिया है। यानी आपने एक कॉल पे बोला गो तो फायर। इसका मतलब क्या है, अगर पहले भारत को किसी भी परमाणु हमले का जवाब देने में 1 दिन या 1 घंटा लगता, अभी सिर्फ 1 मिनट लगेगा। तो ये बहुत बड़ी जीत है हमारी, ये बहुत बड़ा मेजर शिफ्ट है इंडिया का। इसे बोलते हैं एक्चुअल में मेन मास्टर स्ट्रोक, जिसे बोलते हैं ना ऑफेंसिव डिफेंस। ये है ऑफेंसिव डिफेंस, विकास ये सर, भारत की मेन ये जो रणनीति फैसला है। है, ये जो फैसला है, इसको अगर आप मिलिट्री तौर तरीकों में, डिफेंस के तौर तरीकों में इसका स्केल समझाने की कोशिश करें कि ये फैसला कितना बड़ा है, इसका इम्पैक्ट वर्ल्ड लेवल पर क्या है। वो एडवर्सरीज जैसे पाकिस्तान आपको हमेशा कहता रहा कि भाई हम न्यूक्लियर देश हैं, हम एटमी ताकत हैं, हम एटमी ताकत हैं। भारत के न्यूक्लियर वॉरहेड्स रेडी टू गो होने का क्या मतलब है? और मैं जहां तक देखिए समझ पा रहा हूं कि आपने जब इन चीजों की तैनाती की तो आप इसको गुप्त भी रख सकते थे। लेकिन ये अगर सिप्री रिपोर्ट कर रहा है, तो यानी आपने ये जानकारी दी है। इसको भी जरा समझाइए कि वो भारत जो कभी न्यूक्लियर वॉरहेड्स की बात नहीं करता, हम तो पाकिस्तान की तरह है नहीं। हम हम्म, परमाणु ताकत हैं, हम परमाणु बम है, हमारे पास ये है, ये है। हम ये नहीं करते हैं। लेकिन एक इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट का ये आना ऐसे में, जब आम तौर पर पाकिस्तान के वॉरहेड्स की संख्या हमसे ज्यादा होती थी। इस बार हमारे वॉरहेड की संख्या ज्यादा है और बताया गया जी आपने तैनात कर लिया, जिसका जिक्र आप कर रहे थे न्यूक्लियर ट्राइड होने का। ये तो डिटेक्ट भी नहीं होंगे, ये तो पता भी नहीं लगेगा कि आईएनएस अरिहंत ने कहां से फायर कर दिया। इंडो पैसिफिक में कहीं से भी किस कोने से अरिहंत मारेगा तो उनको अंदाजा नहीं होगा। दूसरा, क्या ये केवल सेकेंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी तक की कहानी है, या फिर आपको अंदाजा हुआ कि दुश्मन कुछ करने जा रहा है और फिर वहां वो आप नो फर्स्ट यूज वाली कहानी को वहां तोड़ देंगे? क्या ये उस तरफ भी एक अंदेशा है? देखिए मैंने आपको एक चीज बताता हूँ, अभी आपने लास्ट ईयर सुनी होगी बात, जब ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था, हमारे डिफेंस मिनिस्टर ने बड़ा क्लियर बोला था कि भारत अपने न्यूक्लियर वेपन्स को कब कहां कैसे यूज करेगा वो कर सकता है, लेकिन उसमें ऐसा नहीं है कि इंडिया फर्स्ट यूज नहीं करेगा। अगर इंडिया को जरूरत लगती है तो इंडिया उसको फर्स्ट यूज भी कर सकता है, वो उन्होंने बड़ा क्लियर बोला था। तो देखिए ये सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी तो है ही नहीं, मैं इसको मानता ही नहीं हूं। ये एक ऑफेंसिव डिफेंस है और इसका मतलब ये है, अगर हमें लगता है, हम प्रियम्प्ट करते हैं कि दुश्मन
या कोई भी कंट्री इंडिया के खिलाफ कोई न्यूक्लियर वेपन यूज करने की कोशिश कर रही है, तो इंडिया उसको वहीं पे न्यूट्रलाइज कर सकता है विद देयर वेपन्स। नंबर एक। नंबर दो, पाकिस्तान को अब हमें एक्चुअल में ना एक पर्टिकुलर कंपाउंड से या कंपार्टमेंट से बाहर निकाल के रख देना चाहिए। अभी पाकिस्तान हमारे सामने कहीं भी कुछ भी नहीं है, ना न्यूक्लियर न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज में, ना सेना में, ना इकोनॉमी में। वो कहीं भी हमारे सामने स्टैंड ही नहीं करता। तो हमें पाकिस्तान के साथ कंपैरिजन करने की जरूरत क्या है? हमें कंपैरिजन उन कंट्रीज के साथ करनी चाहिए जिनके साथ आज हम वर्ल्ड की 5 टॉप इकोनॉमीज के अंदर है। हमें उनके साथ अपनी तुलना करनी चाहिए, जो हमारे लिए कहीं ना कहीं अभी हमारी इकोनॉमी के लिए या हमारी कंट्री के लिए हमें लगता है कि कुछ ना कुछ एक एंटी कुछ रखते हैं हमारे लिए। अभी हम चाइना की तरफ चलते हैं। चाइना के पास लगभग 600 से ज्यादा कुछ न्यूक्लियर बॉम्ब हैं। न्यूक्लियर जो आर्सेनल है वो 620 के आसपास है उनके पास। इंडिया के पास 180 है और अब 190 हो गया। क्या उसका फर्क चाइना पे पड़ेगा? हाँ, चाइना पे बहुत ज्यादा पड़ेगा। इंडिया के जो ये आर्सेनल हैं, जो अभी हमने 12 अभी लगा दिए हैं, बिल्कुल रेडी टू स्ट्राइक की हालत में, बिल्कुल रेडी टू गो हैं, जो सिर्फ एक बार बोला और फायर, ये चाइना के ऊपर बहुत ज्यादा है। देखिए, चाइना के पास 620 होने का मतलब ये नहीं है कि उनके पास क्वांटिटी ज्यादा है, आपके पास क्वालिटी होने की भी जरूरत है। तो हमारे पास क्वालिटी है, नंबर एक। और नंबर दो, चाइना के 14-15 शहर हैं, बस 14 या 15 शहर है, और हमारे पास 12 मिसाइल्स बिल्कुल रेडी हैं। आप इसका मतलब समझिए, पाकिस्तान हमारे लिए कहीं भी मायने नहीं रखता है। हमारी 4 मिसाइल गई और पाकिस्तान खत्म, ये आपको भी पता है, ये पूरी दुनिया जानती है। तो पाकिस्तान को हमें अभी एक कटघरे से, एक पर्टिकुलर चैनल से बाहर रखना चाहिए। हम हमेशा क्या करते हैं, पाकिस्तान को ही कंपेयर करते हैं। अरे पाकिस्तान की औकात हमारे सामने आज की एक, वो जूते में जो कील होती है ना, उसकी हालत है। वो कील है, वो चुभता है, हमें परेशान करता है, लेकिन उसकी औकात कुछ नहीं है। हाँ, चाइना के साथ हमें कंपेयर करना जरूरी है, और वहां पे हम बिल्कुल खरे उतरते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि हमारी जो अग्नि जो मिसाइल्स हैं वो बहुत मायने रखती है। देखिए, जब आप मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल्स को यूज करते हैं, अग्नि वही है। एक साथ आप 10-12 वॉरहेड्स को एक मिसाइल के ऊपर लगा देंगे, और वो मिसाइल एक साथ अलग अलग दिशाओं में अलग अलग वॉरहेड को छोड़ सकती है, एक ही मिसाइल। वो इंडिया के पास कैपेबिलिटी है, उसके बारे में हमें सोचना है। अब हम बात करते हैं सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी की। देखिए, सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी तब होती है जब कोई भी कंट्री आपके जो जमीन के ऊपर आपकी न्यूक्लियर फैसिलिटीज है उनको खत्म कर दे, या फिर आपकी जो एयर स्ट्राइक कैपेबिलिटीज है उनको खत्म कर दे। तो आपके पास एक कैपेबिलिटी ऐसी होनी जरूरी है जो हर किसी से छुपी हुई हो। उसके लिए हमने आईएनएस अरिहंत और अरिगात को बिल्कुल तैनात करके रखा हुआ है, जिसके बारे में कभी किसी को पता नहीं चलेगा। और जब उसका दिल करेगा, वो सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी बिल्कुल रेडी टू मूव है और रेडी टू फायर है, और वहीं पे हमने सर उसको क्या तैनात मतलब किया। जो इंडियन सबमरीन्स हैं उनको डिटेक्ट करना बेहद मुश्किल है? मतलब दुनिया में जो भी परमाणु पनडुब्बियां जिन भी देशों के पास हैं और न्यूक्लियर कैपेबल है, और वो जो सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी जो वो साथ में कैरी करते हैं, उनको डिटेक्ट करना बेहद मुश्किल है। देखिए प्रकाश जी, ऐसा है, कोई भी पनडुब्बी जो होती है उसके सिग्नल्स होते हैं, उसके वॉइस सिग्नल्स हैं उसके। देखिए, आपने सुना होगा कि जो हमारी डॉल्फिन्स है वो एक पर्टिकुलर सिद्धांत पे काम करती हैं। वो सोनार रेस को डालती हैं और फेंकती हैं, वापस आती हैं। लेकिन अब होता क्या है, जो हमारी परमाणु पनडुब्बियां हैं, एक तो ये आवाज बहुत कम करती हैं, दूसरा इनको बार बार जमीन के ऊपर नहीं आना पड़ता। अब डीजल है, डीजल वाली जो पनडुब्बियां होंगी उनको तेल भराने के लिए ऊपर आना ही पड़ेगा। उनका कुछ समय है, उस समय के बाद उनको ऊपर आना ही पड़ेगा, तेल भरना पड़ेगा, राशन पानी लेना पड़ेगा। लेकिन आपकी परमाणु पनडुब्बी ऐसी है कि आपने लंबे समय के लिए उसमें राशन पानी रख लिया है, तो आपको ऊपर आने की जरूरत ही नहीं है। वो पानी में नीचे ही नीचे कहां से कहां पहुंच जाएगी आपको पता ही नहीं चलेगा। ये इसकी मेन खासियत है। और परमाणु पनडुब्बी को, किसी भी देश की परमाणु पनडुब्बियां, उनको पकड़ पाना मुश्किल है, नामुमकिन नहीं है, लेकिन मुश्किल है। अगर उन्होंने अपना ठिकाना सही पकड़ा हुआ है नीचे, तो बिल्कुल उनको ढूंढ पाना बिल्कुल ना के बराबर है। तो ये सेकंड स्ट्राइक जो कैपेबिलिटी है बिल्कुल बहुत जरूरी है, और ये जिन कंट्रीज के पास है वो उनको बाकी जितनी भी कंट्रीज हैं उनसे बिल्कुल अलग एक उसमें रखती है, लीग में रखती है। तो इंडिया उस लीग में शामिल है, और अब तो बिल्कुल शामिल हो चुका है, जब इंडिया ने अपने वॉरहेड्स को बिल्कुल तैनात कर दिया है रेडी टू गो की हालत में, कि आज बोला फायर करो तो फायर। बिल्कुल।
इससे फर्क पड़ता है, और परमाणु पनडुब्बियों को ढूंढना मुश्किल है, आसान नहीं है इतना। ये आप मैसेजिंग के तौर पर कितनी बड़ी बात देखते हैं? मैं फिर वही बात की, भारत कभी न्यूक्लियर पावर होने का दम नहीं भरता, ताकत की का बखान नहीं करते। हम बहुत ज़्यादा शोकेस वगैरह नहीं करते हमारे हथियारों को। लेकिन एक वर्ल्ड की एजेंसी जब ये कह रही है कि भाई भारत ने तैनात किया है, और जहां अमेरिका, रूस जैसे देश हैं, चीन चीन ने भी 30-34 वॉरहेड्स को तैनात किया हुआ है, और चीन के ठीक नीचे हम। तो ये जो मैसेजिंग है आफ्टर ऑपरेशन सिंदूर, फिर आप इसको अगर जियोपॉलिटिकल सिनेरियो के रूप में देखें तो दुनिया में जितनी उथल-पुथल है, उस उथल-पुथल के बीच भारत जैसे देश को, जिसको लोगों ने एक, वो जो हम लोग बार-बार कहते हैं कि हम अत्यधिक शांति प्रिय हैं। हम लोगों ने कई बार आपस में चर्चा भी की कि लोगों को लगता है कि इंडिया इज़ अ सॉफ्ट पावर, वेरी सॉफ्ट पावर। तो ये जो सॉफ्ट पावर इंडिया है, इस इंडिया ने ये जो मैसेज दिया है कि आप इस तरह का वो ले रहे हैं, डिसीजन ले रहे हैं जहाँ कुछ बोलने बताने की फिर ज़रूरत नहीं है, कोई कुछ बोलेगा नहीं और काम हो जाएगा, वैसा मामला है। ये जो एडवर्सरीज़ हैं आपके, जो दुश्मन हैं, उनके ऊपर कितना बड़ा साइकोलॉजिकल एडवांटेज या साइकोलॉजिकल प्रेशर बनाता है उनके ऊपर, क्योंकि भाई वो आपको लेकर एक थॉट प्रोसेस तो रखते होंगे कि इंडिया किस तरह का देश है, या उनकी मतलब क्या काबिलियत है, वो कैसे सोचते हैं। अब एकदम से ये खबर आना, वो बताता है कि पूरी तरह से एक तरह से पॉलिसी शिफ्ट है, जिसमें आप कह रहे थे नो फर्स्ट यूज, नो फर्स्ट यूज। अब आपने कहानी बिल्कुल विपरीत कर दी है। देखिए प्रकाश जी, ऐसा है, कोई भी कंट्री धीरे धीरे इवॉल्व करती है। इंडिया अपनी मिलिट्री पावर में इवॉल्व कर रहा है, अपनी विदेश नीति में इवॉल्व कर रहा है, और अपने जियो पॉलिटिकल सिचुएशंस को डेली इवॉल्व कर रहा है। आपको जैसा दूसरे देश से अ, मिलेगा सामने से, वैसा ही आप उसको जवाब देंगे। अभी देखिए, पूरे के पूरे वर्ल्ड की सिचुएशन आजकल बहुत डाइसी है। पूरी दुनिया में कहीं ना कहीं वॉर चल रही है। अभी रशिया और यूक्रेन लगे हुए हैं, अभी यूएसए और इसराइल और ईरान आपस में लगे हुए हैं, चाइना वहाँ उसके पीछे पड़ा, ताइवान के पीछे पड़ा हुआ है। तो कहीं ना, और इंडिया और पाकिस्तान तो जग जाहिर है। तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं छोटी मोटी चीज़ें, और कुछ चीज़ें धीरे धीरे बड़ी हो रही है। तो इंडिया को, पूरी दुनिया को एक मैसेजिंग देने की ज़रूरत है कि अगर आप ये सोच के चलते हैं, और सबसे बड़ी चीज़, आप फिर ये सिनेरियो ना, हम पिछले कई दिनों से इन चीज़ों के ऊपर बात कर रहे हैं, जो हमने वीडियोस और पहले भी बनाए हैं और बातें करी हैं, सब में मैं यही बोलता आया हूँ कि हमेशा हमें एक चीज़ समझने की ज़रूरत है कि साउथ एशियन जो पॉलिटिक्स है ना, जो जियो पॉलिटिक्स है, ये सारी चीज़ें उसी के अराउंड रिवॉल्व करती हैं। पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल, म्यांमार, चाइना, ये सारी की सारी चीजें वहीं पे रिवॉल्व करती हैं। रीजन, पूरी की पूरी दुनिया की नजर आज के टाइम में इसी रीजन की तरफ है। सबको, हर किसी को कोई ना कोई यहां से अपना फायदा निकालना है। कभी वो बांग्लादेश में कुछ करते हैं, कभी वो नेपाल में कुछ करते हैं, कभी वो श्रीलंका में कुछ कर देते हैं, कभी मालदीव में कुछ हो चुका है, पाकिस्तान की हालत आपको पता ही है, और चाइना वहां ताइवान के पीछे पड़ा हुआ है, और म्यांमार में अमेरिका कुछ ना कुछ करता रहता है, और उनको सेवन सिस्टर्स में कुछ चाहिए। तो इंडिया को, पूरी दुनिया को एक स्ट्रॉन्ग मैसेजिंग देने की जरूरत है कि आप हमें ये मत मान के चलिए कि हमारे पास ये सारे के सारे जो वेपन्स है वो दिखाने के लिए हैं। हम इन वेपन्स को जब दिल करेगा तब इनको वॉरहेड के ऊपर लगाएंगे, और जब हमें लगेगा कि आप हमारे खिलाफ कुछ कर रहे हैं, हम इनको यूटिलाइज और यूज करेंगे अपने देश के लिए। इसीलिए ये जो इंडिया का स्टेप है बहुत जरूरी था, और बिल्कुल सही समय पे आया है, क्योंकि आज के वक्त में पूरी दुनिया की जो जियोपॉलिटिक्स है वो कहीं ना कहीं एक दूसरे को रगड़ रही है, एक दूसरे को परेशान कर रही है। आज के टाइम में देखिए, अमेरिका इंडिया के पीछे पड़ा हुआ है, चाइना अमेरिका से कभी बातें करने लगता है, कभी एक दूसरे के पीछे पड़ जाते हैं, यानी पूरी दुनिया एक दूसरे के पीछे लगी हुई है। तो आपको कहीं ना कहीं स्ट्रांग बनकर निकलना है। और आप स्ट्रांग होने की मैसेजिंग कैसे दे सकते हैं? या तो आपकी इकोनॉमी बहुत पावरफुल है, बिल्कुल हमारी इकोनॉमी पावरफुल है। उसके बाद आपके पास क्या है? उसके बाद आपकी परचेजिंग पावर बहुत अच्छी है। हाँ, परचेजिंग पावर बहुत अच्छी है, लेकिन इंडिया की परचेजिंग पावर कहां पे आके गिरती है? ऑयल के ऊपर। ऑयल को देखो कितना, आज के वक्त में इतनी ज्यादा उसकी डाइसी कंडीशंस हैं, कभी वो कहीं ऊपर जाता है, कभी उसका रेट नीचे जाते हैं, तो अचानक से पूरी इकोनॉमी ऊपर अप डाउन हो रही है। तो आपको एक स्ट्रांग मैसेजिंग देने की जरूरत है। तो आपके पास आपकी मिलिट्री पावर है, तो आप उससे हमेशा ही एक ऐसा स्ट्रांग मैसेज देने की कोशिश करेंगे कि आप
बेशक कितना ही हमारी इकोनॉमी के ऊपर असर डालने की कोशिश करिए, लेकिन हम स्ट्रांग है और मिलिटरीली हम बहुत स्ट्रांग है। आप हमारे यहाँ पे कोई मिस एडवेंचर नहीं कर सकते। इसमें बहुत सारी चीजें आ जाती हैं, उनको हमें हर तरह से न्यूट्रलाइज करने के लिए अपनी पावर को मिलिटरलाइज और मिलिटरली बहुत ज्यादा एप्ट दिखाने की और थोड़ा सा ऊपर दिखाने की जरूरत है। और इंडिया बिल्कुल सही कर रहा है और बिल्कुल सही रास्ते पे है। इंडिया में फिर बोलूंगा, मैं हर अपने वीडियो में बोलता आता हूं कि जो इंडिया ने डिसीजन लिया है निकोबार प्रोजेक्ट का, वो बहुत शानदार डिसीजन था और इस डिसीजन के लिए हमें अगले 10-15 साल रुकने की जरूरत है। फिर हम बोलेंगे, जब बैठेंगे और बातें करेंगे, कि हाँ, ये डिसीजन पूरी की पूरी जो इंडो पैसिफिक है ना, उस रीजन की जो जियोपॉलिटिक्स है उसको चेंज कर देगा। ये ऐसा डिसीजन था इंडिया का और ये हमें बहुत फायदा देने वाला है अगले 10-15 साल के बाद। अभी तो ये धीरे धीरे इवॉल्व होगा, डेवलप होगा, उसके बाद देखिएगा इंडिया की पावर पूरी इंडो पैसिफिक में बहुत डिफरेंट होगी। इंडिया विल बी अ सुपर पावर, नो डाउट। इंडिया इज अ सुपर पावर और इवॉल्विंग सुपर पावर है और धीरे धीरे और ज्यादा ऊपर बढ़ेगा, इसमें कोई भी डाउट हमें नहीं रखना चाहिए। ये फिर मैं बोलूंगा कि पाकिस्तान से हमें अपने आप को कंपेयर करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान हमारे सामने कहीं भी स्टैंड नहीं करता है। सर जैसे ये धुरंधर फिल्म में वो कहता है ना कि कांधार IC-184 का जो हाईजैकर रहता है जहूर मिस्त्री, कि हिंदू बेहद डरपोक कौम है, यहीं बाजू में रहते हैं, गूदे भर का जोर लगा लो। तो इस तरह का हमने एक कह लें वो सरकार के लेवल पर हो या चाहे जिस भी लेवल पर हो, एक मैसेजिंग तो थी उस तरफ। उनको लगता था कि वो आप कभी कुछ करेंगे नहीं, आप कुछ करते नहीं है। आप मुंबई के बाद चुप थे, आप अलग-अलग वजहों से चुप रहे हो, चाहे जो भी इंटरनल हो, एक्सटर्नल हो, लेकिन आप चुप रहे। जो दवाई पाकिस्तान को दी जानी चाहिए थी, वो दवाई उसको समय से नहीं मिली। तो आपका दुश्मन आपके तौर तरीकों को लेकर एक अंदाजा तो लगाता है। उसे अंदाजा हो गया होगा कि शायद भारत बालाकोट तक आ सकता है, भारत नूर खान एयरबेस पर अब तो ब्रह्मोस भी मार रहा है। क्या उन्होंने ये एसेस किया होगा कि भारत को इस तरह से अपने वॉरहेड्स तैनात कर देगा, न्यूक्लियर वॉरहेड्स को अपनी न्यूक्लियर सबमरीन्स में, और फिर इस खबर का आना, वो जो वॉर रूम कहते हैं या फिर जहां भी बड़े जनरल्स बैठते होंगे, आपस में चर्चा तो होती होगी, क्या सोचते होंगे वो इस तरह की के डिसीजन को जो मिलिट्री लीडरशिप ले रही है या पॉलिटिकल लीडरशिप दे रही है, वो इसको कितना बड़ा शिफ्ट मानते होंगे? देखिए, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, जितनी भी मिलिट्रीली जो डिसीजंस होते हैं, उसमें कहीं न कहीं आपको आर्मी का सही पक्का मिलेगा, यानी तीनों फोर्सेस का सही मिलेगा। बिकॉज़ आपको अपनी जो सिविल गवर्नमेंट ऊपर बैठी हुई है, आपको उसको बताना पड़ेगा कि कौन-सा स्टेप लेने से हमारी मिलिट्री कितनी ज़्यादा पावरफुल होगी या उसके इम्पैक्ट्स क्या होंगे, उसके फ़ायदे क्या होंगे और उसके नुकसान क्या होंगे। वो सारी की सारी चीज़ें बताई जाती है। एज़ ए थिंक टैंक ये बताने की ज़रूरत भी होती है और बिल्कुल ये बताया गया होगा। लेकिन अगर कोई बंदा ये बोलता है कि हिंदू बड़ी डरपोक कौम है, गूदे भर का जोर लगा लो, हम यहीं रहते हैं पड़ोस में। देखिए, अगर मैं नहीं, आपको एक मतलब मेरा छोटा मतलब है हिंदू नहीं, हिंदू नहीं, से मैं मतलब वो आपको पूरे देश का एक मिजाज बता रहे हैं यस, आपको यस, कि आपका यस, देश यस, तो ऐसा मैं है। उसी के ऊपर बोल रहा हूँ, उसी के ऊपर मैं बोल रहा हूँ। इसके लिए एक छोटी-सी कहावत है, मैं देखता सब कुछ हूँ, लेकिन बोलता कुछ नहीं। लेकिन जब ज़रूरत होगी तो उसका जवाब तुम्हें पक्का मिलेगा। तो इंडिया ने आज वही किया है। हमने देखा भी है, ऑब्ज़र्व भी किया है, सारी चीज़ों को संज्ञान में लिया है और उसके बाद हमें जो फैसले लेने थे, हमने सब लिए हैं। हमेशा खुलकर, बोलकर हर चीज़ नहीं की जाती है। जब ज़रूरत थी, उस तरह से काम किया गया। आज इस चीज़ की ज़रूरत है और बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, तो उस तरह से किया गया। लेकिन अगर कोई हमारी खामोशी को ये समझ लेता है कि हम डरपोक हैं, तो उससे बड़ा बेवकूफ़ इंसान कोई नहीं है। उसने शायद अफ़ीम के 4 कश एक्स्ट्रा लगाए हैं या उसने 2 घूँट एक्स्ट्रा लगा लिए हैं, इसलिए वो ऐसे बोल रहा है। वैसे भी पाकिस्तान में अफ़ीम वहाँ पे फ्री में मिलती है, आपको पता होगा। मैं एक बार मतलब पोस्ट पे थे हम एक जगह, बॉर्डर एरिया में थे, तो सामने पाकिस्तानी भी होते थे। 20-25 मीटर दूर हमारी पोस्ट थी, तो पाकिस्तानी साथी करके बात करते थे। साथी आपके पास तो बहुत अच्छा राशन आता है, ये आज से 15-20 साल पहले की बात है जो मैं बता रहा हूँ। साथी आपके पास तो राशन बड़ा अच्छा आता है,
तो मेरे जेसीयू साहब थे जो बात कर रहे थे, और मैं साइड में खड़ा हुआ था, मैं सुन रहा था चुपचाप खड़ा होके। तो मेरा जेसीयू साहब बोलता, हाँ हमारे पास तो बादाम भी आते हैं, हमारे पास तो चॉकलेट भी आती है, हमारे पास काजू भी आते हैं, पिस्ते भी आते हैं, किशमिश भी आते हैं। क्यों साथी, तुम्हारे पास कुछ नहीं आता? अरे साथी, हमारे पास कहाँ आता है, हमें तो सिर्फ गवर्नमेंट चावल और दाल देती है और हम रहते हैं। और हम देखते थे कि हमारे पास डीजल आ रहा है, पेट्रोल आ रहा है, और उन लोगों के पास खाना बनाने के लिए सर्दियों में, जब 6 महीने विंटर्स में ना कोई आवाजाही होती थी ना कुछ होती थी, उनके पास सिर्फ लकड़ी होती थी खाना बनाने के लिए, और कुछ नहीं होता था उनको गर्म रखने के लिए, सिर्फ वही होता था। वो क्या बोलते थे, साथी हमें भी कुछ खाने के लिए दे दो। वो ऐसे मांगते थे पाकिस्तानी हमसे। ये मैं आपको ऑन ग्राउंड बातें बता रहा हूं। ये कई बार हुआ है, बोलते कि साथी हम आपको बदले में अफीम दे देंगे। वो ऐसे बोलते थे। मैं हमेशा एक बात बोलता था कि इनसे बातें करनी है, लेकिन इनको देना और लेना कुछ नहीं है। और हमारे बंदे बड़े होते कि भाई तुम अफीम पी के मस्त रहो, हम तो यहाँ बड़े खुश हैं, हमारा देश हमारा ख्याल रख रहा है, और इसलिए हम यहाँ बैठे हैं और तुम्हें आंखों में आंखें देखकर बैठे हुए हैं। तुम यहाँ पे लकड़ी में आग जलाओ और सेको अपने आप को, हमारे यहाँ खाने के लिए बहुत कुछ है। उनकी हालत आज से 15-20 साल पहले जो थी ना, आज उससे बदतर है। आज पाकिस्तान के पास आटा नहीं है खाने के लिए, उनकी फौज की भी वही हालत है। उनके जनरल जो पंजाब में बैठे हैं, जो रावलपिंडी में बैठे हैं, उनके घरों में आपको सब कुछ मिलेगा, लेकिन जो उनके फौजी ऊपर पहाड़ों पे बैठे हैं, उनके पास कुछ नहीं है। आज उसकी बानगी आपको देखनी चाहिए। आज जो पीओजेके में हो रहा है, उन्होंने पूरा पीओजेके लूट लिया, और वहां के लोग देखो कैसे उनके खिलाफ खड़े हो रहे हैं। तो यहां से पता चलता है कि इंडिया ने क्या उखाड़ा है। इंडिया ने उसका सब कुछ उखाड़ दिया, तो छोड़ा ही नहीं है, लेकिन वो धीरे धीरे उखाड़ा है, और बिल्कुल सही उखाड़ा है। इसलिए अगर कोई ये बोलता है कि इंडिया कुछ नहीं कर सकता, तो मैं ये मानता नहीं हूं। इंडिया अपने समय पे सारी चीजें बिल्कुल सही करता जा रहा है, और जो ये डिसीजन था बिल्कुल एप्ट है और बहुत जरूरी था। और ये चीजें पाकिस्तान जैसी कंट्री के लिए हमारे तरफ से कोई मायने नहीं रखती है। मुझे नहीं लगता पाकिस्तान हमारे सामने कहीं आज के वक्त ठहरता है। पाकिस्तान कहीं स्टैंड नहीं करता इंडिया के सामने। बेशक वो ईरान और अमेरिका के बीच में एक पिछलग्गू बन के उनके बीच में सुलह करा रहा हो बैठ के, लेकिन आज तक उसकी सुलह नहीं हुई। तो यहां से पता चलता है हमें कि पाकिस्तान कहाँ और किस कौड़ी का है। वो एक्चुअल में 2 कौड़ी का भी नहीं है पाकिस्तान। एक फूटी कौड़ी होती है ना, उसकी भी एक कीमत होती है, कीमत सिर्फ एक है, बिचौलिया। बिचौलिया की एक्चुअल में कोई कीमत नहीं होती है, उसकी कोई इज्जत नहीं होती है। वही पाकिस्तान की हालत आज। अच्छा विकास सर, जो दुनिया में पॉलिटिकल सिचुएशन है, फिर आपने चीन की भी बात कर दी, कि चीन को ध्यान में रखकर कि आने वाले भविष्य में शायद चीन ताइवान का भी रुख करे। 2027 में के आसपास शायद ताइवान का चुनाव है, या शी जिनपिंग साहब को एक और एक्सटेंशन मिलने जा रहा है आगे, और आने वाले कुछ सालों में ताइवान में चुनाव है। उस चुनाव से पहले अगर चीन कुछ करने की कोशिश करता है, ऑलरेडी डोनाल्ड ट्रम्प साहब कह चुके हैं कि भाई 9,500 मील हम तो दूर हैं, चीन तो महज 500 मील है, हम कहाँ तक बचाएँगे? तो ये जो सिचुएशन है जो हमारे बिल्कुल पड़ोस में इवॉल्व होगा, तो जो आप नहीं कह रहे हैं कि क्या भारत एक बड़ी तैयारी कर रहा है, बड़ी युद्ध की तैयारी, या फिर एक ऐसा भविष्य जो भारत के पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट को या फिर जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं उनको दिखाई दे रहा है, और वो इस लिहाज से अपने आप को तैयार कर रहे हैं? क्योंकि ऐसे समय में मैं फिर कह रहा हूँ कि दुनिया भारत को एज़ अ मीडिएटर देखती है कि जी आप शांति के दूत हैं। कई बार हमसे कंसल्ट किया गया रूस यूक्रेन के मामले पर, ईरान वाले मसले पर बहुत सारे लोगों ने बहुत तरह-तरह की बातें कही, कि बहुत सारे लोग, इवन रशिया भी कहता है कि जी भारत अगर कहीं कोई बात करेगा तो वो सीरियस लगेगी बात। और ऐसे में फिर ये खबर का आ जाना कि जी भारत न्यूक्लियर वॉरहेड्स तैनात कर रहा है। देखिए प्रकाश जी, ऐसा है, इंडिया आज के टाइम में पूरी दुनिया में एक बैलेंसिंग पावर है, एक बैलेंसिंग एक्टर है। वो सारी पावर्स को बैलेंस करके चल रहा है। और ये इसका आप अपने आप देख सकते हैं, कोई भी लेमैन, जो भी नॉर्मल बंदा जो जियोपॉलिटिक्स को थोड़ा बहुत समझता है, वो ये चीज़ समझ सकता है। चाइना, इंडिया, डोकलाम हुआ और हमारा लद्दाख में थोड़ा सा स्टैंड आउट हुआ, लेकिन उसके बाद भी हमारी इकोनॉमिक्स, हमारी जो इकोनॉमी है, दोनों की आपस में काम चल रही है। हम दोनों एक दूसरे के साथ व्यापार कर रहे हैं। रशिया और अमेरिका एक दूसरे के विरोधी हैं, इंडिया ने दोनों को बैलेंस किया हुआ है, दोनों से वेपन्स लेते हैं, वो भी चल रहा है। तो कहीं ना कहीं हमने बैलेंस किया हुआ है। बात आती है ताइवान की।
एक ना रिपोर्ट आई थी अभी, एक या 2 साल पहले के आसपास की एक रिपोर्ट आई थी। एक बुक थी, मेरा बुक का नाम याद नहीं आ रहा, उसमें लिखा हुआ था कि चाइना 2027 के आसपास कोशिश करेगा ताइवान को अपने अंदर विलय करने की। ये है बात। दरअसल मैं बता देता हूँ, और चीन की जो वॉर डॉक्ट्रिन है, यस। उस डॉक्ट्रिन में कुछ भविष्यवाणियां हैं संबंधित की कब कौन सा वार वॉर जो है चीन को लड़ना है, किस टेन्योर बिल्कुल में बिल्कुल। कौन सा वॉर लड़ना है। उसमें ताइवान का समय यही है कि 2024 से 27-28 के बीच जब चीन अटैक करेगा ताइवान पर, वो जो लाल किताब टाइप की कोई चीज है उनकी पुरानी सभ्यता से जुड़ी हुई, उसमें उसमें वो सब इंडिया लिखा का हुआ है नंबर भी है। और वो उसमें उसको इंडिया का बड़ा नंबर फॉलो भी है। करते हैं। उसमें इंडिया का जी, नंबर भी है। जी, जी, जी। और उसको हम एक युद्ध डिस्क्लोज नहीं उनको करेंगे भारत अभी। के खिलाफ भी लड़ना है। हाँ, 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 उसको हाँ, हम हाँ। डिस्क्लोज नहीं करेंगे अभी, लेकिन उसमें इंडिया का नंबर भी है। तो अभी ताइवान के ऊपर आते हैं। जब उन्होंने वो चीज ठानी हुई है कि उनको कब करना है, उन्होंने सारे एक्ट उसी तरह से किए हैं। देखिए, अमेरिकन प्रेसिडेंट अभी चाइना में आए, वो ताइवान पे कुछ बोल नहीं पाए। वो चाइना में बैठे हुए थे, वो वर्ल्ड की सुपर पावर हैं, अपने आप को सो कॉल्ड सुपर पावर बोलते हैं, अरे लेकिन वो उसको चाइना में बोला पूछा क्या? पत्रकारों ने ट्रम्प को कि ताइवान पर क्या बात हुई, वो वो मिमियाते हुए अनसुना साइड में करके निकल चला गए। गया। हाँ, वो हाँ, मिमियाते हुए साइड में निकल गए, कुछ बोल नहीं पाए वो। वहां से पता चलता है कि चाइना ने उनको कितना कंट्रोल किया हुआ था, और बोला हुआ था भाई अगर तुमने यहाँ पे बोल दिया तो रिश्ते खराब हो जाएंगे, इससे ज्यादा ताइवान के बारे में बोलना नहीं है तुम्हें। उसने एक वर्ड नहीं बोला, एक वर्ड चू नहीं किया उसने। तो वहां से पता चलता है कि हाँ, ताइवान के ऊपर वो बहुत ज्यादा सीरियस है, और कुछ ना कुछ वो करेंगे, आज नहीं तो अगले साल, अगले साल नहीं तो उससे अगले साल, लेकिन होना पक्का है। और ये चीज जब शी जिनपिंग का चुनाव का वक्त होएगा, उसी के आसपास ये चीजें होंगी, क्योंकि उनको अपने आप को बहुत ज्यादा मजबूत दिखाना है। वो मजबूत कब दिखाएंगे? जब वो ताइवान को अनेक्स कर लेंगे। और जब वो ताइवान को अनेक्स कर लेंगे तो भाई तब तक वो रहना चाहेंगे तब तक रह सकते हैं, बिकॉज उन्होंने एक गोल था उनका, उस गोल को पूरा कर लिया, अचीव कर लिया। जब आपने गोल अचीव कर लिया तो आप उनको बोल सकते हैं मेरा ये गोल था, मैंने अचीव कर लिया, अब मेरा नेक्स्ट गोल ये है, मैं इसको अचीव करूंगा। तो उनके जो अपोजिशन में लोग बैठे होंगे वो कुछ बोल नहीं पाएंगे। तो यहां से, और रही बात इंडिया की, देखिए इंडिया अगर ताइवान पे कुछ होता है, इंडिया एज ए बैलेंसिंग एक्ट काम करेगा कि वो इन चीजों को बढ़ने ना दे, या हो सकता है इंडिया अपने लिए उसको यूटिलाइज करने की कोशिश करे। बहुत सारी चीजें हैं, इंडिया की बहुत सारी जमीन है जो चाइना ने दबाई हुई है, तो भाई उसको भी तो लेने का मौका आएगा, आज नहीं तो कल। वो कल कब आएगा? जब ताइवान जाएगा। जब ताइवान जाएगा तो इंडिया की जमीन इंडिया आ जाएगी। तो क्लियर है, इंडिया को हर तरह की तैयारी करने की जरूरत है। पता नहीं कब शुभ शुभ मुहूर्त आ जाए, जिस दिन शुभ मुहूर्त आएगा हमारी जमीनें हमारे पास वापस आ जाएंगी। जो किसी गलती, किसी इंसान की गलती की वजह से चली गई थी, तो वो हमारे पास अपने आप वापस आ जाएंगी। वो हमें जरूरत है उसकी, और हमें उसके लिए तैयार रहना है, और ये होएगा। सर ये जो ये मैं मानता हूं कि जब आप जो भी लोग डिफेंस थोड़ा बहुत भी समझते हैं, जैसा सर ने कहा कि लेमैन मतलब जो थोड़ा बहुत भी जानते समझते हैं, अगर आपको इस चीज का प्रभाव, इम्पैक्ट या स्केल समझ में आ रहा है कि कोई देश कह रहा है कि जी हमने ऑलरेडी न्यूक्लियर वॉरहेड तैनात कर दिए, भारत जैसा देश जब कह रहा है, तो दुनिया में ये क्या मैसेजिंग है, इसका प्रभाव क्या है? सर, आपको क्या लग रहा है इस बारे में कि ये जब जो फिर वही बात रिपीट होगी कि भई ये एकदम से शॉकिंग है क्या जो एडवर्सरीज़ हैं उनके लिए? या फिर भारत के अंदर आप वो कौन-सी तब्दीली देख रहे हैं, जो ये कर सकने की ताकत रख रही है, जो पहले हमने सोचा नहीं, हमने देखा नहीं, हम तो वो लोग हैं जो डोज़ियर दे रहे थे यूनाइटेड नेशन से लेके यूनाइटेड स्टेट्स तक को हमने पाकिस्तान को डोज़ियर दिए। हम फाइल पे फाइल दे रहे थे। अब आपकी रिपोर्ट दुनिया में छप रही है कि भाई साहब इन्होंने तो ये तैयार कर दिया है एकदम मामला। तो ये ज़रा बताइए कि मतलब ये मिलिट्री लीडरशिप तो पहले भी वही रही होगी। यहाँ रज़ामंदी कितनी ज़रूरी होती है जो पॉलिटिकल लीडरशिप है, जब वो कहे कि हाँ जी, गो अहेड। प्रकाश जी, पाकिस्तान में ना दो मेजर थिंक टैंक्स हैं जो पाकिस्तान के लिए उनकी पॉलिसीज को बनाने का काम करते हैं, उनकी पॉलिसीज को इन्फ्लुएंस करते हैं। एक है सेंटर फॉर इंटरनेशनल स्ट्रेटेजिक स्टडीज, और एक है इंस्टीट्यूट ऑफ स्ट्रेटेजिक स्टडीज, इस्लामाबाद। ये ओके, दोनों के दोनों जो इंस्टीट्यूट्स हैं, ये पाकिस्तान की पॉलिसीज को बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस करते हैं। इनमें खुद पैनिक है।
इनके जो लोग हैं वो बोल रहे हैं इंडिया ने जो ये मिसाइल्स यहाँ पे लगाई हैं, और इंडिया को जैसे ही उनके जो फोर्सेस हैं उनको कोई ग्रीन सिग्नल मिलेगा वो पाकिस्तान के ऊपर छोड़ देंगे। तो आज के टाइम में पाकिस्तान कहीं स्टैंड नहीं करता। उन्होंने खुद बोला है कि पाकिस्तान तो आटे चावल के भाव और कटोरा लेके खड़ा हुआ है, और इंडिया ने उनके मुंह पर 12 जो मिसाइल के वॉरहेड्स लगा दिए हैं वो छोड़ दिए हैं। अब पाकिस्तान इंडिया के सामने कहीं भी स्टैंड नहीं करता है। ये लोग बोल रहे हैं कि इंडिया ने अब सिर्फ लॉन्च की वार्निंग मिलते ही लॉन्च कर देना है, और पाकिस्तान के पास खाने के लिए आटा चावल दाल कुछ भी नहीं। तो ऐसे लोग क्या लड़ेंगे? क्या वो कहने का मतलब है नंगा नहाएगा क्या और निचोड़ेगा क्या? वो खुद बोल रहे हैं कि नंगा नहाएगा क्या और निचोड़ेगा क्या। उनकी खुद की इंस्टीट्यूट्स बोल रहे हैं उनको। अब रही उनकी बात, उन्होंने बोला कि इंडिया ने इस मास्टर स्ट्रोक से दो चीजें करी हैं। एक तो पाकिस्तान को इक्वेशन से बाहर निकाल दिया, और दूसरा जो पाकिस्तान बोलता था ना टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन, उसको भी इक्वेशन से बाहर निकाल दिया। हाँ, पाकिस्तान बड़ा क्लियर बोलता था। पाव भर के 250 ग्राम के बम है हाँ, उनके पास। वो ख्वाजा आसिफ बोलते थे हमारे पास पहिया पहिया किलो के बम हैं, हम जब दिल करेगा हम शेख राशिद सर, निकालेंगे और फोड़ देंगे। इमरान खान सरकार में मंत्री था, शेख हाँ, राशिद। शेख राशिद कि हमारे पास पहिया पहिया किलो के बम हैं, हम डाल देंगे और इंडिया वाले क्या कर लेंगे, हमारा दिल करेगा जहां वहां फेंकेंगे। उनके पास एक मिसाइल थी जो 60 किलोमीटर तक मारक क्षमता रखती थी, तो अरे उन्होंने बोला था हम। उसने ये कहा कि हम ऐसे ऐसे बम बना के रखे हैं हमने कि उससे केवल हिंदू मरेंगे, मुसलमान नहीं मरेंगे। हाँ, उनके पास ऐसे बम हैं, लेकिन उसमें एक चीज बोलना भूल गए वो, कि जन्म में तो सारे के सारे वही होते हैं ना, बाद में ही तो बनते हैं। तो उनके बोलने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। देखिए ऐसा है, इनका जो टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन है, उन्होंने बोला था कि इंडियन फौजें जब भी हमारे बॉर्डर के अंदर आ जाएंगी, वो हमारी तरफ एग्रेसिवली आगे बढ़ रही होंगी, तो हम अपने कुछ एरियो में अपने छोटे पहिया पहिया किलो वाले जो वो हैं पहिया पहिया भर के न्यूक्लियर वेपन हैं उनको फोड़ देंगे, और वो आगे कुछ नहीं कर पाएंगे, और हमने अपनी जमीन पर फोड़े हैं। और जब तक कुछ हो पाएगा दुनिया तब तक बीच में आ जाएगी, क्योंकि पाकिस्तान ने ऑलरेडी कुछ कर दिया होगा, और इंडिया को जब तक अपनी न्यूक्लियर कमांड को आदेश देने की बारी आएगी तब तक तो पूरी दुनिया बीच में आ जाएगी और बोल देगी रोक दो रोक दो रोक दो रोक दो, बस अब लड़ाई नहीं लड़नी है। तो इंडिया ने इस पूरी की पूरी चीज को, इस पूरी की पूरी पॉलिसी को उनकी को नल एंड वॉइड कर दिया। कहने का मतलब ये है, वहां आपने न्यूक्लियर छोटा सा फोड़ा तो इंडिया को कोई फर्क नहीं पड़ता आपने बड़ा न्यूक्लियर वेपन डाला है या छोटा वाला डाला है, कोई फर्क नहीं पड़ता। इंडिया सीधा बोलेगा लॉन्च, और सीधा लॉन्च होगा, और रावलपिंडी खाक। लिटरली यहां फर्क पड़ता है कि जो इन्होंने वो छोटे छोटे बम बनाए थे ना, टैक्टिकल न्यूक्लियर वॉरहेड्स, वो अब उनकी नल एंड वॉइड हो गए हैं, उसकी कोई बिसात नहीं है। उनके कुछ भी बोलने से कुछ भी कहने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। आज के टाइम में इंडिया 4 ट्रिलियन से ज्यादा बड़ी इकॉनमी है, उसका 92 बिलियन से ज्यादा तो डिफेंस का बजट है। उतनी तो पाकिस्तान की इकॉनमी कहीं चल नहीं रही है। पाकिस्तान की हालत है कि वो मिलियन मिलियन भर तो दुनिया से मांगता फिर रहा है। तो ऐसा देश हमारे सामने क्या है, इसलिए मैंने एक कहीं शुरुआत में मैं बोला था वो सुन आपको। रहा था, कुछ इकोनॉमिस्ट बैठे हुए थे, वो आपस में कह रहे थे कि जी बोले कि क्या भारत की स्पीड होगी नहीं होगी, कैसे भारत। तो बोला जी इस साल भारत जो है पाकिस्तान की पूरी जीडीपी, अभी जितना बड़ा पाकिस्तान है उतनी जीडीपी भारत मतलब बढ़ा लेगा अपना, जितना बड़ा उससे पाकिस्तान पता है चलता है, उससे पता चलता है। साल भर। देखिए पाकिस्तान कहीं हमारे साथ, मैं इसलिए शुरुआत में मैं आपको बोल दिया था कि पाकिस्तान को हमें अब अपने आप के अपने साथ कंपेयर करने को छोड़ देना चाहिए। पाकिस्तान हमारे साथ कहीं भी नहीं बैठता है, उसकी कोई औकात नहीं है हमारे सामने, उसकी कोई बिसात नहीं है। पाकिस्तान के लिए तो 12 मिसाइलों की जरूरत भी नहीं है सर। नहीं, मिसाइल तो उसके लिए एक की भी जरूरत नहीं है। मैं आपको सही बताऊं, उसके लिए हमारी फौज ही काफी है। आपने ऑपरेशन सिंदूर में देखा, प्रिसाइसली 24 मिनट्स पाकिस्तान की 9 जो बेसिस थी, एयर बेसिस, वो खाक कर दी थी इंडिया ने, खाक। तो वहां से पता चलता है कि पाकिस्तान की कैपेबिलिटीज क्या है और इंडिया की क्या है। हमने देख लीजिए कितनी ब्रह्मोस फायर करी होंगी, बस कुछ कुछ। वहां से पता चलता है कि कैपेबिलिटीज क्या है। हमें किसी अच्छा न्यूक्लियर सर, वेपन की जरूरत नहीं है। ब्रह्मोस की संख्या को लेकर बड़ा बवाल होता है कि भारत के पास क्या नंबर ऑफ ब्रह्मोस हैं।
बताया जाता है अलग अलग नंबर्स की, हमने पाकिस्तान पर 12 या 15 ब्रह्मोस ही फायर किए थे, उसी में कहानी ये है। मिसाइलों की संख्या जैसे मतलब अलग अलग रिपोर्ट्स हैं। क्या स्टॉक होगा ब्रह्मोस का इंडियन आर्मी आर्म फोर्सेस के पास? देखिए, जो भी स्टॉक होगा बहुत अच्छा होगा। मैं तो ये मान के चलता हूँ 10,000 होने चाहिए, 25,000 होने चाहिए, 50,000 होने चाहिए। लेकिन स्टॉक की अगर बात करेंगे, देखिए मैं अभी उस ग्रेड तक पहुंचा नहीं था, तो इसलिए मुझे पता नहीं है कि कितना होगा। मैं आपको सही बताऊंगा, मुझे इस चीज़ का कोई आइडिया नहीं है, लेकिन जितनी ब्रह्मोस इंडिया के पास है, वो पाकिस्तान को निपटाने के लिए बहुत है, और ये जो आसपास जितनी कंट्रीज हैं उन सबको निपटाने के लिए बहुत है। आसपास जितनी कंट्रीज है जिनका बॉर्डर इंडिया से लगता है, उन सब कंट्रीज को इंडिया एक साथ निपटा सकता है, तो इतनी तो है इंडिया के पास। अब आप स्पेसिफिक नंबर पूछेंगे तो नंबर तो डेली बढ़ रहा है, तो मैं बढ़ता हुआ नंबर आपको क्या बताऊंगा। एक्चुअल में तो ये है कि मैं बढ़ता हुआ नंबर आज आज मान लीजिए 100 थी, कल हो सकता है 150 हो गई हो, और 2 साल बाद हो सकता है कि वो 10,000 हो चुकी हो। और आज से मैं अगर आपको 5-6 साल पहले का आंकड़ा बता रहा हूँ तो हो सकता है अभी तक तो 25-30,000, 40,000, 50,000 पहुंच चुकी हो। तो उसका कोई आंकड़ा नहीं है। लेकिन हाँ, अब ये देखिए, अगर भारत एक्सपोर्ट कर रहा है तो इंडिया की अपनी जरूरतें तो पूरी हैं। इंडिया तभी एक्सपोर्ट करना शुरू कर हुँ, रहा है। इंडिया वियतनाम को दे रहा है, इंडिया फिलीपींस को दे रहा है, इंडिया इंडोनेशिया से टॉक्स कर रहा है, और उनको प्रॉपर बैटरीज दे रहा है। साइप्रस साइप्रस को साइप्रस दे को रहा है। चाहिए, इसका एक्सटेंडेड मतलब रेंज चाहिए साइप्रस। तो इसका मतलब क्या है कि इंडिया के पास अपनी जरूरतों के लिए पूरा है। एक देश तभी किसी भी वेपन को एक्सपोर्ट करना शुरू करता है जब उसकी अपनी जरूरतें पूरी होती हैं। आप इसका उदाहरण बड़ा क्लियर अपना रशिया से ले सकते हैं। रशिया के पास जब S-400 था, आज भी S-400 की उसको जरूरत होगी, लेकिन वो एक्सपोर्ट कर रहा है ना। एक उसने अभी दे दिया, अभी 5-6 दिन पहले आया इंडिया में। हुँ, अभी एक हुँ। 5-6 महीने के बाद फिर से आ जाएगा। इसका मतलब उसकी अपनी वॉर के अंदर है वो कंट्री, स्टिल दे आर एक्सपोर्टिंग। इसका मतलब उनकी अपनी जरूरतें पूरी हैं। आप तभी देते हो। तो इंडिया की अपनी जरूरतें पूरी हैं, और इंडिया अपने आसपास की जितनी बॉर्डर नेबरिंग कंट्रीज है जिनका बॉर्डर इंडिया से लगता है, उनको जब चाहे तब वो कर सकता है, इंगेज कर सकता है अपने ब्रह्मोस से। ओके, थैंक यू विकास सर। ये बहुत सामान्य और साधारण भाषा में समझाने के लिए कि आखिर ये जो खबर आई है कि भारत ने न्यूक्लियर वॉरहेड्स या न्यूक्लियर मिसाइल्स बिल्कुल रेडी टू फायर मोड में, जो खबर आती है, हमने तो नहीं बताया भाई, हमारी सरकार ने नहीं बताया। एक रिपोर्ट आई है इंटरनेशनल जो कह रही है कि भारत ने एकदम बटन दबाने टाइप का मामला सेट रखा है कि रिमोट दबा और मामला उड़ा। बहुत-बहुत शुक्रिया इसे हमें हमें और हमारे दर्शकों को समझाने के लिए विकास सर। विकास सर से आप इनके चैनल पर भी जुड़ सकते हैं। सर का चैनल है बूट्स एंड बॉर्डर्स, यूट्यूब पर जाकर देखिए, सर एक से एक वीडियो बना रहे हैं झमाझम। सर का एक ट्विटर हैंडल भी है, उस पर भी सर लगातार लिखते रहते हैं। सर की बात जिन लोगों को हमारे यहाँ बहुत पसंद आती है, लोग लगातार लिखते भी हैं। तो आप सर को सर के चैनल पर भी जाकर के देखिए। सर दोस्तों अगर आपका कोई सवाल है तो आप उसको कमेंट में पक्का डालिएगा, मैं उसका जवाब आपको पक्का दूंगा। रीजन क्या है कि बिल्कुल, जब हम बिल्कुल। बातें करते हैं तो बातें करते करते आपके दिमाग में कोई ना कोई क्वेश्चन आ जाता है, लेकिन आपको लगता है यार इसका जवाब क्या होगा। तो आई विल गिव यू द आंसर। आपको उसमें अपना क्वेश्चन लिखना है, मैं उसका आंसर दूंगा। नंबर एक। नंबर दो, मेरी आपसे एक ही गुजारिश है, जैसा प्रकाश जी ने बोला कि मेरा अपना चैनल है बूट्स एंड बॉर्डर, तो आप प्लीज उसको पक्का सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, और उस पर देखिएगा कि जो मैंने अपने वीडियोस डाले हुए हैं उसमें थोड़ा सा हट के एनालिसिस है, वो आपको अलग तरह से देखने को मिलेगा। और अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो मेरा हौसला और ज्यादा बढ़ेगा। आज के लिए जय हिंद, जय भारत, फिर मिलते हैं।